हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 111 से 120 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 111 है, द सेंट्रॉइड ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स from the extreme compression fibers in limit state design lies at a distance where xu is the depth of the neutral axis and the limit state of collapse। तो limit state of collapse जो हमारा limit state methods में दो हमारे states होते हैं, limit state of collapse and limit states of serviceability। तो limit state of collapse में जब हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चरल एलिमेंट की, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ क्यूब है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो हमें 28 दिन में मिलती है लेबोरेटरी में, वो हमारी FCK होती है। वो उस स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग जो हमारी स्ट्रक्चर में हमारी स्ट्रेंथ होगी, बिकॉज बहुत सारे वेरिएबिलिटी फैक्टर्स होते हैं, साइज इफेक्ट एंड साइट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमारा जो सेफ्टी फैक्टर्स है दैट हैज बीन यूज्ड एज 1.5, जिससे हमें जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ मिलती है, डिजाइन स्ट्रेस, वो हमारी 0.67 FCK मिलती है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो हमें डिजाइनिंग में यूज करना है, जो आपकी स्ट्रक्चर में हमें स्ट्रेस मिल रही है, अगेन वी यूज सेफ्टी फैक्टर ऑफ 1.5, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो डिजाइन स्ट्रेस मिलती है दैट इज 0.447 FCK। ठीक है, अगर मान लीजिए हम एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की बीम ले लें, तो यहां पर जो व्हाइट कलर का एलिमेंट दिखाया हुआ है, यहां पर ये हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर किया हुआ है while designing the concrete member as per limit state method of design। और ये मेंबर हमारा कंप्रेशन में है अबव न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा जो फाइबर्स हैं बीम के, वहां पर हमारा जो स्ट्रेन है वो हमारा 0 है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जो हमारे फाइबर्स हैं लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, उसमें हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन है वो हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन है अंडर फ्लेक्चर, वो हमारा एज पर IS 456 दैट इज 0.0035, और 0.002 का जो स्ट्रेन वैल्यू है दैट कम्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4/7 XU वैल्यू। ठीक है, और अगर टोटल डेप्थ हम XU मान लें, तो विद ज्योमेट्री ऑफ दिस स्ट्रेन डायग्राम आप निकाल सकते हो। और ये हमारा कैसा है, लीनियर स्ट्रेन डायग्राम है। जो स्ट्रेन है हमारा लीनियरली वेरी कर रहा है, बिकॉज वी आर डूइंग इलास्टिक एनालिसिस ऑफ द कंक्रीट मेंबर्स। तो इस डायग्राम को अगर आप इस तरह दिखाओगे, तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेस प्रोफाइल अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर। तो ये हो गया हमारा डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस अंडर फ्लेक्चर जब हम डिजाइन कर रहे हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो अल्टीमेट स्ट्रेन है कंक्रीट के एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर में, वो 0.0035। ठीक है, तो हमारी जो IS 456 है वो ये सजेस्ट करता है कि आप जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है उसमें 0.002 स्ट्रेन लेवल तक आप पैराबोलिक कंसीडर करोगे स्ट्रेन डायग्राम, और उसके ऊपर 0.002 से 0.0035 तक आप कंसीडर करोगे हमारा रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें, मींस अगर इस प्रोफाइल में हम देखें, दिस इज द रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल, तो अगर इसकी इक्वेशन आप लिखोगे, तो जो हमारी स्ट्रेस वैल्यू होगी किसी भी स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग, दैट इज गिवन बाय 0.447 FCK 2x माइनस x का होल स्क्वायर, जहां पर जो x की वैल्यू है दैट इज गिवन बाई स्ट्रेन अपॉन 0.002। इट मीन्स कि अगर आपका स्ट्रेन 0.002 वैल्यू से कम है, तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर आपको डिजाइन स्ट्रेस निकालना है, तो आपको इस इक्वेशन से गवर्नड होगी, तब आपकी 0.447 FCK नहीं होगी। ठीक है, तो दैट विल बी गिवन बाई दिस FC इक्वेशन। और अगर हमारा यहां पर स्ट्रेन कितना हुआ, लेस देन 0.002, और अगर आपका जो स्ट्रेन है, सेकेंड केस बनेगा आपका जो आपका रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, वहां पर आपका जो स्ट्रेन है अंडर फॉर फ्लेक्चरल मेंबर्स ऑफ कंक्रीट, जहां पे जो स्ट्रेन की वैल्यू है हमारी 0.002 से
0.0035 तक वेरी कर रही है। उस केस में हमारी जो डिज़ाइन स्ट्रेस है दैट इज टेकन एज 0.447 FCK, बिकॉज वहां पर हमारा रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। तो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन जहां पर फाइबर्स पे जो स्ट्रेन है हमारा 0.002 से 0.0035 के बीच में है, वो हमारा 0.447 FCK होगा। और अगर आप बाई ज्योमेट्री इस स्ट्रेस डायग्राम में हमारा टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2, जहां पर ये हमारा रेक्टेंगल के लिए हो गया और दिस इज फॉर पैराबोलिक। तो जो हमारा डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड होगा उसको अगर हम मान लें x बार है, तो CU x बार जो होगा वो C1 x1 प्लस C2 x2 होगा। और जो हमारी टोटल कंप्रेसिव फोर्स है दैट विल बी गिवन बाई टोटल एरिया अंडर दिस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो आपकी जो CU की वैल्यू आएगी दैट कम्स टू बी 0.362 FCK BXU। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स है जो हमारे कंक्रीट के कंप्रेशन एरिया पर लग रही है फॉर दिस डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। तो यहां पर हमारा सेंट्रॉइड पूछ रहा है, तो हमारा सेंट्रॉइड जो होगा वो एक्सट्रीम फाइबर से 0.416 XU होगा। अगर यहां पर न्यूट्रल एक्सिस से पूछता, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर न्यूट्रल एक्सिस से पूछेगा तो आपकी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से हमें ये इक्वेशन वैल्यू जो होगी वो माइनस करनी होगी। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आएगी 0.584 XU फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो आपको एग्जाम में जब भी इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर आपको आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। The design yield stress of steel according to IS 456 1978। तो 1978 और जो हमारा 2000 का कोड है इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है डिजाइन यील्ड स्ट्रेस को लेके। सो डिजाइन यील्ड स्ट्रेस क्या होगी हमारी, दिस इज द डिजाइन वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो हमारे पास जनरली जो ग्रेड ऑफ स्टील्स अवेलेबल हैं वो है Fe 450, Fe 500, Fe 550। ये हमारे जो कहलाते हैं ये हमारे कोल्ड वर्कड बार्स होते हैं, जनरली हम जो फील्ड में यूज करते हैं। और जो हमारा माइल्ड स्टील है Fe 250, जो कि हम जनरली एज पर IS 1786 उसे सेकेंडरी रेनफोर्समेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो Fe 250 के लिए अगर देखें तो हमारा जो लेबोरेटरी में जब हम परफॉर्म करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस टेस्ट, तो जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आता है वो हमारा इसके लिए ये आता है। तो हमारा ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ। तो आप जो ये वैल्यू लिख रहे हो Fy की, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ। लेकिन जब आप डिजाइन में लोगे तो विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आप लोगे, जिसे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलेंगे स्टील के लिए, दैट इज टेकन एज 1.15। ठीक है, इन लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन। तो हम 1.51 Fy अपॉन 1.15 करोगे तो यू विल गेट 0.87 Fy। तो जो ये 0.87 Fy है, तो ये दिस विल करस्पॉन्ड टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है कि दिस इज द डिजाइन वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग आप जो इस यील्ड स्ट्रेन है वो ले रहे हो। ठीक है, तो जो हमारा डिजाइनिंग में आपको स्ट्रेन लेना है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू डिजाइन स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ स्टील। तो अगर हम माइल्ड स्टील की बात करें तो हमारी ये हमारा यील्ड स्ट्रेन होगा Fe 250 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, बिकॉज यहां पर हमारा जो यील्डिंग है वो एक डेफिनिट यील्ड पॉइंट है हमारे पास। तो डेफिनिट यील्ड पॉइंट होने की वजह से हमारा जो स्ट्रेन है यील्ड स्ट्रेन वो ये वैल्यू लेंगे। जो हमारे हाई यील्ड स्टील बार्स हैं जिसमें हमारा Fe 415, Fe 500, Fe 50 इन जनरल कंसीडर करते हैं एज पर IS 1786, वहां पर हमारा अगर आप ग्राफ देखोगे तो यहां पर इन ग्राफ्स में हमारा देयर इज नो डेफिनिट यील्ड पॉइंट। ये सिर्फ ये टेस्ट रिजल्ट्स के ऑब्जर्वेशंस हैं, नो डेफिनिट
यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांजिशन होगा वो एक कर्वेचर फॉर्म में होगा फ्रॉम स्ट्रेट टू कर्व्ड पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो यील्ड पॉइंट हमारा डेफिनिट ना होने की वजह से हम 0.2% प्रूफ स्ट्रेस की जो वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो स्ट्रेन होगा वो 0.002 होगा हमारा। तो ऑफसेट हम 0.02 mm पर mm, इट मीन्स 0.002, अगर स्ट्रेन की वैल्यू बात करें 0.002 होगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी ये वैल्यूज मिल रही हैं ये हमारी कहलाएंगी डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। ये दीज आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ द स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब Fe 415 के लिए हमारी 0.2% प्रूफ स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो हमारी 415 होगी, एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमारा कितना स्ट्रेन है 0.002। तो जब डिजाइनिंग में आप लोगे तो हमारा जो डिजाइन वैल्यू होगी वापस से हम 0.87 Fy ही लेते हैं। तो चाहे आप कोई सा भी ग्रेड ऑफ स्टील लो, आपका जो डिजाइन स्ट्रेस आपको लेना है 0.87 Fy लेना है, और इसके करस्पॉन्डिंग फिर जो हमारा स्ट्रेन होगा वो होगा अगर यहां से आप वापस से परपेंडिकुलर ऑफसेट डालोगे तो ये वैल्यू आपकी प्रूफ स्ट्रेन हो गई, और ये आपकी जो वैल्यू है दैट इज टेकन एज 0.87 Fy ES प्लस 0.002। तभी हम जो हाई ग्रेड स्टील्स हैं Fe 415 Fe 550 उसके करस्पॉन्डिंग जो हम स्ट्रेन लेते हैं वो ये वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ केमिकल कंपोजिशन भी दिखाया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यूज दिखाई हैं फॉर HYSD बार्स, जिसमें 0.2% प्रूफ स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग 415, 500 एंड 550 ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ वैल्यूज हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें जब आप 1.15 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाओगे तो आपको यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी विच इज गिवन बाई 0.87 Fy अपॉन ES। बट इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा यील्ड स्ट्रेन होगा वो हमारा लार्जर स्ट्रेन वैल्यूज होंगी विच इज गिवन बाई 0.87 Fy प्लस 0.002 जो कि हमारा प्रूफ स्ट्रेन है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विटनेस थ्योरी अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इज अज्यूम्ड टू बी। तो विटनेस थ्योरी जो है ये हमारी एक अल्टीमेट लोड मेथड पर बेस्ड एक थ्योरी है जो विटने ने सजेस्ट की थी, फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड भी इसको कहते हैं। और ये थ्योरी हमारी यूज की जाती थी अर्ली 1950s में, जहां पर जो हमारा कंसेप्ट था दैट वाज बेस्ड ऑन द सेफ्टी फैक्टर विच इज कॉल्ड लोड फैक्टर, जिसमें हमारा इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड और जो हमारा वर्किंग लोड या सर्विस लोड था, और जिसमें हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था कंक्रीट और स्टील के लिए वो हम जो अज्यूम करते थे वो हमारा नॉन लीनियर बिहेवियर अज्यूम करते थे, ठीक है। जिसपे हम जो मेंबर का एनालिसिस है दैट वाज बेस्ड ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एंड स्टील रेदर देन उनकी यील्ड वैल्यूज पर हमारा बेस्ड नहीं था। तो विटने ने 1930s के अराउंड एक थ्योरी सजेस्ट की, जिसमें उन्होंने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट से हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आ रहा था विच इज जनरली पैराबोलिक, ठीक है, उन्होंने उस रेक्टेंगुलर उसे पैराबोलिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसे जनरली वो कर्व्ड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें मिलता है जो कि नॉन लीनियर होता है, तो कर्व्ड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को उन्होंने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में कन्वर्ट किया फॉर द एनालिसिस पर्पस। और किया क्या, उन्होंने कुछ अजम्पशंस किए, जिसके बेसिस पर पहला अजम्पशन था कि जो अल्टीमेट स्ट्रेन कंक्रीट में लेना है एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर्स में, ठीक है। ये हमारा अगर ये फाइबर जो है एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा
स्ट्रेन था दैट हैज़ बीन टेकन एज 0.003, जो कि अभी नए IS 456 के कोड के अकॉर्डिंग हमारा कितना है 0.0035 अंडर फ्लेक्चर कंडीशंस। ठीक है, तो ये हमारा विटने की थ्योरी में इस कर्व्ड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को उन्होंने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में एनालिसिस पर्पस से कन्वर्ट किया, जिसकी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस थी उसमें ये वैल्यू जो होगी दिस इज कॉल्ड एवरेज स्ट्रेस वैल्यू, और ये हमारी जो डेप्थ है, जो डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक, वो हमारी ए वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारी जो z है, जो इसका सेंट्रॉइड है, इसमें दो अजम्पशन लिए कि जो हमारा एरिया है इस कर्व्ड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का और जो इस रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का एरिया है वो हमारा इक्वल है, और दोनों की जो सेंट्रॉइड है स्ट्रेस डायग्राम का वो हमारा इक्वल दूरी पे है। ठीक है, ये x बार और ये भी हमारा x बार, ये दोनों हमारी सेम वैल्यूज हैं। सेंट्रॉइडल ऑफ एक्सिस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम फॉर कर्व्ड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम और जो हमारा सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो दोनों इक्वल डेप्थ में है फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। और यहां पर जो FC डैश की वैल्यू है ये हमारी क्या वैल्यू है, ये हमारी 28 डेज सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, सिलेंडर जो हमारा होता है उसकी स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो हमारा यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेबोरेटरी में परफॉर्म किया गया है, जो कि हमारा अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट में यूज किया जाता है। जनरली IS 456 में हम FCK का कंसेप्ट यूज करते हैं विच इज बेस्ड ऑन हमारा क्यूब स्ट्रेंथ, स्टैंडर्ड हमारा क्यूब साइज होता है उसकी स्ट्रेंथ पर बेस्ड है। और हमारे कुछ रिजल्ट्स मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ है वो हमारी 80% ऑफ द क्यूब स्ट्रेंथ होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, जो हमारी, ठीक है, तो हमारी जो बिकॉज सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी क्यूब की स्ट्रेंथ से कम होती है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, वो अभी मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो इसमें भी इग्नोर कर दी गई। ठीक है, और जो हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो हमारा कुछ इस तरह का है विच इज कर्व्ड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो विटनेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा यहां पर वैल्यू आती है दैट इज 0.85 FC डैश, जो हमारा एवरेज स्ट्रेस वैल्यू है। विटनेस ने सजेस्ट किया कि जो आपकी एवरेज वैल्यू आपको लेनी है रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में वो हमारी है 0.85 टाइम्स दी FC डैश। ठीक है, ये हमारा अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट में ये मेथड के बारे में दिया हुआ है। तो एवरेज स्ट्रेस तो आपका ये वैल्यू हो गई, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक है वो भी मैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो पूछा गया है ये यहां पर अल्टीमेट स्ट्रेन पूछा गया है, तो अल्टीमेट स्ट्रेन इज 0.3% विच इज 0.003। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विटनेस थ्योरी द डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। अब हमारा स्ट्रेस ब्लॉक जो है वो हमारा जो स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, हमने टेंसाइल जोन को नेग्लेक्ट कर दिया है। सिर्फ कंप्रेशन जोन के लिए जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम है वो एक कर्व्ड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है जिसकी जो डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस से, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, वो हमारी स्मॉल c से डिनोटेड है। और ये हमारा रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमारा जो एवरेज स्ट्रेस है दैट इज 0.85 टाइम्स दी FC डैश, जो कि हमारा सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ है 28 डेज में, और जो सिलेंडर की डायमेंशन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर FC डैश के करस्पॉन्डिंग वो हमारा 150 क्रॉस 200 mm है, 150 क्रॉस 300 mm। ठीक है, तो यहां पर हमें बैलेंस सेक्शन के लिए स्ट्रेस ब्लॉक की डेप्थ हमारी जो विटनेस ने सजेस्ट की दैट इज A इज इक्वल टू 0.37D। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इस डेप्थ ऑफ कर्व्ड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में बात करें तो हमारी जो वैल्यू होगी, जो हमारा
विटनेस ने सजेस्ट किया वो ए की वैल्यू जो होगी, दिस डेप्थ ए, इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज बीटा 1 टाइम्स दी सी वैल्यू। जो बीटा 1 की वैल्यू है दैट इज गिवन एज 0.85 टाइम्स दी सी। ये हमारी सी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो बीटा 1 की वैल्यू जो है वो हमारी 0.85 वैल्यू होगी जब हमारी जो सिलेंडर की स्ट्रेंथ है 28 डेज में दैट इज लेस देन आर इक्वल टू 30 मेगा पास्कल। और हमारी बीटा 1 की वैल्यू जो होगी, अगर हमारा एफ सी डैश 30 मेगा पास्कल से ज़्यादा है तब आप जो इक्वेशन यूज़ करोगे 0.85 माइनस 0.008 एफ सी डैश माइनस 30 मेगा पास्कल। और ये वैल्यूज़ हमारी तब होंगी जब हमारी, और ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0.65 मिनिमम आपको लेना है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.65। और ये वैल्यूज़ तब हैं जब हमारी सिलेंडर की स्ट्रेंथ जो है हमारी 30 मेगा पास्कल से ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक के टर्म्स में देखें, इन टर्म्स ऑफ टोटल इफेक्टिव डेप्थ, तो वो हमारी वैल्यू होगी 0.537 डी। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको दिमाग में रखना है विटनेस थ्योरी के जब आपको अप्लाई करनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोड फैक्टर्स फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड आर टेकन रेस्पेक्टिवली एज। तो लाइव लोड फैक्टर्स के बारे में पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि लाइव लोड का जो लोड फैक्टर होता है वो हमारा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डेड लोड, बिकॉज लाइव लोड्स में हमारी ग्रेटर अनसर्टेनिटी की वजह से हम अपनी डिजाइनिंग में इनके करस्पॉन्डिंग जो डिजाइन लोड लेते हैं वो ज़्यादा लेते हैं। तो सो वी हैव टू टेक मोर लोड फैक्टर एज कंपेयर टू डेड लोड। तो लोड लाइव लोड के लिए हमारा होगा 2.2 और डेड लोड के लिए 1.5। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। एंड बट ये जो हमारा कंसेप्ट था ये हम अल्टीमेट लोड मेथड में यूज़ करते थे अर्ली 1950s में, बट अभी जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है वहाँ पर हमारे जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा दो लिमिट स्टेट्स हैं। एक हमारा अल्टीमेट लिमिट स्टेट ऑफ फेल्योर है और एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है, जिसमें डेड एंड लाइव लोड के लिए 1.5 टाइम्स लिया गया है अगर उनका कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। और डेड लोड के साथ अगर आपका विंड लोड या सेस्मिक लोड है तो उसके लिए हमारे फैक्टर ऑफ सेफ्टीज बदल जा रहे हैं। जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स हैं, जो वेइंग फैक्टर है वो बदल जा रहा है। डेड लोड, लाइव लोड और सेस्मिक लोड अगर तीनों आप एक साथ कंसीडर करते हो तो बिकॉज इनकी एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो हमारा जो फैक्टर है सेफ्टी फैक्टर उसे हम रिड्यूस कर देते हैं। इट इज टेकन एज 1.2 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द लोड्स। और सर्विसिबिलिटी लिमिट में भी इसी तरह हम 0.8 टाइम्स ऑफ द अर्थक्वेक या विंड लोड लेते हैं। तो ये आपको टेबल दिमाग में रखनी है कि ये हमारा IS 456 2000 के प्रोविजंस हैं जिसमें हमारा लोड फैक्टर्स का कोई कंसेप्ट यूज नहीं होता है एज पर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर विटनेस थ्योरी द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन ऑफ बीम। हमें मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताना है विटनेस थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉर द बैलेंस सेक्शन कि हमारी विड्थ बी है और इफेक्टिव डेप्थ डी है। इफेक्टिव डेप्थ का मतलब ये हो गया कि हमारा जो सेंट्रोइडल एक्सिस है हमारे रेनफोर्समेंट स्टील का टेंसाइल एरिया में, उससे हमारी जो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर की दूरी है वो हमारी स्मॉल डी है। ठीक है, तो जैसा मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारी ए की वैल्यू है ये हमारी होती है 0.537 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है बैलेंस सेक्शन के लिए तो जो हमारा रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स है वो हमारा a/2 दूरी पर एक्ट कर रहा है फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी गिवन बाय C इंटू दिस लीवर आर्म। तो ये लीवर आर्म क्या होगी हमारी D माइनस a/2। अब जो कंप्रेसिव फोर्स होगी वो हमारी होगी इस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा हो गया जो इसका एरिया है हमारा वो हो जाएगा 0.85 टाइम्स FC डैश इंटू हाइट इंटू विड्थ ऑफ द बीम, एंड ये हो जाएगा हमारा D माइनस A की वैल्यू आपकी क्या हो गई 0.537 D/2। ठीक है, उसके बाद आपकी A की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे 0.537 D और इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.33
एफ सी डैश बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर एफ सी डैश की वैल्यू जो है वो हमारी 28 डेज में जो सिलेंडर पर स्ट्रेंथ हमारी यूनिएक्सियल कंप्रेसिव टेस्ट आई है वो स्ट्रेंथ है। तो आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा बैलेंस सेक्शन के लिए दैट इज टेकन एज 1/3 एफ सी डैश बी डी स्क्वायर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर यहां पर इस वैल्यूज को एग्जाम में चेंज कर दिया जाता है कि हमारी जो सिग्मा सी यू की जगह आपको सिग्मा सी यू यूज करना है, सिग्मा सी वाई की जगह, विच इज 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड क्यूब्स। तो इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है दैट इज टेकन एज सिग्मा सी वाई इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स दी सिग्मा सी यू। तो आपको ये सिग्मा सी वाई की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको हमारी जो क्यूब स्ट्रेंथ के टर्म्स में हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किन पैरामीटर्स के टर्म्स में पूछा गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456/1978 इन लिमिट स्टेट डिजाइन। तो ये प्रोविजंस भी हमारे नए कोड और पुराने कोड में बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो यहां पर मैंने टेबल 20 ऑफ IS 456 दिखाई हुई है। इसमें मैंने डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अलाउड है किसी भी पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए वो यहां पर टैबुलेट की हुई है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि हमारी जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है कंक्रीट सेक्शन की वो हमारी क्यों रिस्ट्रिक्ट की गई है। रिस्ट्रिक्ट इसलिए की गई है टू प्रिवेंट दी शियर कंप्रेशन फेल्योर। अब ये शियर कंप्रेशन फेल्योर क्या होता है कि जब हमारा क्रैकिंग सेक्शन में स्टार्ट होती है तो जो हमारा अनक्रैक्ड सेक्शन बचता है उसमें कंबाइंड शियर और कंप्रेशन की वजह से हमारा मेंबर फेल हो जाता है। ठीक है, तो उस फेल्योर को हम बोलते हैं शियर कंप्रेशन फेल्योर। तो इस शियर कंप्रेशन फेल्योर को प्रिवेंट करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी हम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारा फेल्योर के समय वो पहले यील्ड हो जाए। और ये हमारा शियर कंप्रेशन फेल्योर उन बीम्स में जनरली देखा गया है जहां पर A/D रेशियो जो है वो हमारा 1 से 2.5 के बीच में होता है। A/D का मतलब है कि हमारा शियर स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो। बहुत डिटेल में यहां पर मैं नहीं डिस्कस कर रहा। सो A/D रेशियो जो है हमारा 1 से 2.5 के बीच में। तो शियर एनफोर्समेंट हमारा पहले यील्ड करे, इस वजह से हमने क्या किया कि जो हमारा अल्टीमेट शियर रेजिस्टेंस है क्रॉस सेक्शन का वो हमारा गवर्नड होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। हमारा जो कंक्रीट सेक्शन है वो कितना उसकी कैपेबिलिटी है शियर स्ट्रेसेस को एकोमोडेट करने की। तो ये जो शियर स्ट्रेस है कोड ने इसका कोई इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं दिया, केवल टैबुलेट किया है। तो अगर इसको इंटरप्रेट करोगे आप थ्योरेटिकली तो जो टाउ सी मैक्स की वैल्यू है दैट इज गिवन बाई अराउंड 0.62 अंडर रूट FCK। तो अगर आपको एग्जाम में इसकी वैल्यूज नहीं दी है टेबल में तो आपको इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो अगर यहाँ M15 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे FCK की कैरेक्टरिस्टिक ट्यूब स्ट्रेंथ एट 28 डेज तो आपकी ये वैल्यू जो आएगी M15 ग्रेड के लिए 2.4 आएगी। और हमारी कोड में कितनी दी हुई है हमारी 2.5 दी हुई है। तो बहुत ही कंपेरेबल रिजल्ट्स दे देता है ये फॉर्मूला, तो आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो जब भी हमारा क्रॉस सेक्शन में हमारी जो भी शियर स्ट्रेसेस एक्चुअल में एक्ट कर रही हैं जिसे हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस बोलते हैं वो अगर हमारी इस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से ज्यादा हैं तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शियर स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। शियर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको कंक्रीट का ग्रेड चेंज करना पड़ेगा, मींस हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको यूज करना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका है कि आप बीम की डायमेंशंस चेंज करिए। अब बीम की डायमेंशन चेंज करने से क्या होगा, अगर आप इसकी बीम की डायमेंशंस इंक्रीज करोगे तो हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वो हमारा टाउ सी मैक्स से कम हो जाएगा। ठीक है, तो टाउ सी मैक्स जो होगा हमारा इट इंक्रीजेज विथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। और ये इंक्रीज क्यों होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के, बिकॉज डायगोनल कंप्रेशन में हमारी जो शियर स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है।
इन डायगोनल कंप्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पसेस। डिजाइनिंग में आपको कौन सा स्ट्रेस लेना है, दिस इज द स्ट्रेस वैल्यू जो आपको डिजाइनिंग में लेनी है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, विच इज 0.446 FCK, जिसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा स्ट्रेन होगा वो हमारा 0.002 से 0.0035 किसी भी वैल्यू का स्ट्रेन हो सकता है। तब आपको जो डिजाइन वैल्यू है स्ट्रेस की वो 0.446 FCK लेनी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पसेस इज बेस्ड ऑन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ से आपको स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ निकालनी है, बिकॉज ये आपका लेबोरेटरी में जो स्ट्रेंथ परफॉर्म किया गया वो स्ट्रेंथ है। तो साइज इफेक्ट और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेते हुए हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आप यूज करोगे 1.5 यूज करोगे, तो आपकी वैल्यू जो आएगी यहाँ पर 0.67 FCK आएगी। और उसके बाद डिजाइनिंग के लिए आप अगेन 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करोगे, तो यू विल गेट 0.447 FCK एज द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 1.5 होगा। और इसकी जो वैल्यू है ये हमारी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्टील से ज़्यादा होती है, बिकॉज देयर इज़ अ ग्रेटर वेरिएबिलिटी। इसकी जो वेरिएबिलिटी होती है इनकी प्रॉपर्टीज़ की चेंज होने की बहुत एज कंपेयर टू स्टील हमारी ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ हायर वेरिएबिलिटी एसोसिएटेड विथ कंक्रीट। हायर वेरिएबिलिटी का मतलब ये है कि बिकॉज आप कंक्रीट को इन जनरल आप साइट पे मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो कि काम करेंगे। और जो आपकी स्टील है उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपकी वर्कशॉप में हो रही है, तो आपके बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशंस में आप स्टील को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस वजह से हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा स्टील का एज कंपेयर टू कंक्रीट हमारा 1.5 लिया जाता है इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्टील जो होगा दैट इज 1.15। इसी वजह से जो हमारा डिजाइन यील्ड स्ट्रेस आप लेते हो दैट इज टेकन एज FY अपॉन 1.15, जिसके करस्पॉन्डिंग आपका डिजाइन स्ट्रेस आता है 0.87 FY, जिसके करस्पॉन्डिंग ऑफ फर्दर यील्ड स्ट्रेस लेते हो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा किस ग्रेड का आप स्टील यूज कर रहे हो। तो दीज आर सम फैक्ट्स। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।